हेलो एवरीवन, आई एम शुभम। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का फिजिक्स का एक चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो फिजिक्स जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। इंटरेस्टिंग क्यों होता है? क्योंकि इसके काफ़ी सारे फेनोमेना और इफेक्ट हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं, तो आसानी से हम लोग रिलेट कर पाते हैं, तो इसलिए इसे पढ़ने में बहुत मजा आता है। पर वहीं कुछ कुछ बच्चों को ये डिफिकल्ट भी लगता है। तो डिफिकल्ट इसलिए लगता है क्योंकि वो फेनोमेना तो पढ़ लेते हैं, पर उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को, लॉजिक को समझते नहीं है, सोचते नहीं है। और अगर सोचते भी हैं तो उनका उन्हें आंसर नहीं मिल पाता है, तो उन्हें फिर वो डिफिकल्ट लगने लगता है। तो आज मकसद यही है इस वीडियो का कि मैं फिजिक्स को जितना इंटरेस्टिंग मेरे लिए उतना इंटरेस्टिंग मैं आपके लिए भी बना पाऊँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी का एक फॉर्म इलेक्ट्रिसिटी। और क्या, हमारे फिजिक्स का स्टडी का एक पार्ट है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? चार्जेस इन रेस्ट और मोशन। चार्ज दो तरह से होते हैं, एक रेस्ट में होते हैं या मोशन में होते हैं। तो उनसे एसोसिएटेड जितने भी फेनोमेना इफेक्ट है उनको हम इलेक्ट्रिसिटी, जो पार्ट है हमारा फिजिक्स का एक पार्ट है, उसके अंदर हम लोग ये सारी चीजों को पढ़ते हैं। तो अब चार्ज क्या है? तो चार्ज है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉज एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स। किसी भी मैटर या सब्सटेंस का वो फिजिकल प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी उसका जिसकी वजह से वो किसी दूसरे पे फोर्स लगाता है या खुद फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो बात आता है कि ये चार्ज का कॉन्सेप्ट आया कहां से। तो एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था। तो देखिए, पहला उसमें क्या किए थे? ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क क्लॉथ, पहला में। और दूसरे में क्या किए थे? इबोनाइट रॉड रब्ड विद सिल्क क्लॉथ। इबोनाइट रॉड रब्ड विद वुलन क्लॉथ। इबोनाइट रॉड को वुलन क्लॉथ से रब किया गया था। तो ये जब ऐसा किया गया तो देखा गया कि जब ये एक ग्लास रॉड और इबोनाइट रॉड को रब करने के बाद किसी भी मटेरियल के पास लेके गए तो ये हमने देखा कि चीजों को, किसी को अट्रैक्ट कर रहा है, किसी को रिपेल कर रहा है। दोनों रॉड अलग अलग तरह से बिहेव कर रहा था। तो वहीं से ये चार्ज का जन्म हुआ। तो जो ग्लास रॉड पे जो चार्ज आया उसे हमने पॉजिटिव कहा, कन्वेंशनली मान लिया हमने कि जो ग्लास रॉड पे वो पॉजिटिव है और जो इबोनाइट रॉड पे वो नेगेटिव है। तो इस तरह से चार्ज का आया, रब किया गया रॉड्स को क्लॉथ से, और उसको देखा गया कि वो किसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, किसी को रिपेल कर रहे हैं। तो यानी कुछ चार्जेस है, तो ग्लास रॉड को पॉजिटिव कह दिया गया और इबोनाइट रॉड पे जो चार्ज आया उसे नेगेटिव कह दिया गया। तो ये जानते हैं कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव पे अगर आपका तो वो रिपेल करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव है तो वो अट्रैक्ट करेगा। तो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का ऐसा यूनिट हमारा कूलम है। और देखिए, और एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10⁻⁹ कूलम नेगेटिव चार्ज होता है। याद कर लीजिए इस वैल्यू को। हाँ, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन में इतना कूलम चार्ज है तो एक कूलम में कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? तो सिंपल है, यूनिटरी मेथड आपको लगाना है। जब एक इलेक्ट्रॉन में इतने कूलम है तो एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 1 कूलम में कितना आएगा? तो ये नंबर को इधर डिवाइड कर देंगे सिंपल यूनिटरी मेथड से। जब एक इलेक्ट्रॉन में इतना कूलम है तो 1 कूलम में क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाय दिस। 1 डिवाइडेड बाय दिस, इसको सॉल्व करिएगा तो आपको ये आ जाएगा कि एक कूलम में इतना इलेक्ट्रॉन है। अगर 5 कूलम पूछा जाएगा तो फिर 5 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 5 कूलम में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। एक और चीज है, जब भी हम लोग ये चैप्टर पढ़ते हैं या फिर 7th 8th में भी जब पढ़ते थे तो क्या करते थे हम लोग? कंघी को, कॉम्ब को अपने हेयर से रगड़ते थे और कागज के टुकड़ों के पास लेके जाते थे तो वो उसको अट्रैक्ट करता था। तो अट्रैक्ट इसीलिए करता था कि रगड़ने की वजह से कॉम्ब क्या होता था? चार्ज हो जाता था और वो पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता था। अगर आप किताब पढ़े होंगे तो उसमें एक बात और लिखा रहता है कि रब कॉम्ब विद ड्राई हेयर। कंघी को ड्राई हेयर से क्यों रगड़ने के लिए बोला जाता है? ताकि आप उस फिनोमेना को एक्सपीरियंस कर सके। सोचिए, बताइए क्यों ड्राई हेयर से ही क्यों, ऑयली हेयर से क्यों नहीं? उसका रीजन क्या है? देखिए, होता क्या है कि जब हम रब करते हैं कॉम्ब को अपने हेयर में तो होता क्या है, जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो घर्षण की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से वो क्या होते हैं? लूजली बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपना पकड़ खो देते हैं और वो अलग हो जाते हैं। और क्या होता है, आपका जो कॉम्ब होता है वो चार्ज हो जाता है। तब जाहिर सी बात है, ड्राई हेयर, अगर सूखा रूखा हेयर है तो उसमें ज्यादा फ्रिक्शन होगा, ज्यादा घर्षण होगा, तो ज्यादा आसानी से वो कॉम्ब से इलेक्ट्रॉन को लूज हो सकता है। इसीलिए ड्राई हेयर से कहा जाता है एज कम्पेयर टू ऑयली, क्योंकि ऑयली हेयर होगा तो वो काफी स्मूथ हेयर होगा आपका, तो फ्रिक्शन उसमें कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने का प्रोबेबिलिटी भी आपका कम हो जाएगा। तो यहाँ पर दो और टर्म आता है, कंडक्टर और इंसुलेटर। तो कंडक्टर किसे कहते हैं? सब्सटेंस विच अलाउ फ्लो ऑफ चार्ज इजली, और इंसुलेटर डज नॉट अलाउ। तो देखिए, जो भी सब्सटेंस या मटेरियल अपने थ्रू इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को, चार्ज के फ्लो को इजीली पास होने देते हैं उसे हम कंडक्टर बोलते हैं। और इंसुलेटर को, और जो इंसुलेटर क्या होंगे? जो अपने थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को, चार्ज को फ्लो नहीं होने देते उन्हें हम इंसुलेटर बोलते हैं। तब ये बात आता है कि क्यों ऐसा क्या है कि एक फ्लो करने दे रहा है और एक फ्लो नहीं करने दे रहा है? उसका रीजन क्या है? रीजन ये है आपका, प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन सब्सटेंस मेक इट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोई सब्सटेंस कितना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा नहीं करेगा ये डिपेंड करता है कि उसमें कितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। जैसे हमारा कंडक्टर में क्या होता है, जैसे आप जानते हैं न्यूक्लियस होता है, अंदर ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स रहते हैं और ऑर्बिट में हमारा इलेक्ट्रॉन्स रहता है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन्स अगर लूजली बॉन्डेड है
न्यूक्लियस से लूजली बॉन्डेड है, यानी आसानी से ऑर्बिट से अपना निकल सकता है, हट सकता है, तो हमारा कंडक्टर हो जाएगा। या फिर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है जो कि आसानी से हट सकते हैं, आपका एटम से हट करके अलग हो सकते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कंडक्टर हो जाएगा। उसमें अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होगा। और इंसुलेटर में क्या होता है, यही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपने न्यूक्लियस से काफी टाइटली बॉन्ड होते हैं, वो लूज नहीं करता है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं फ्लो करेगा। अगला दो तरह की इलेक्ट्रिसिटी होती है, एक आपको हो गया स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, स्टैटिक मतलब रेस्ट होता है, यानी जैसे अभी हमने रॉड वाला पढ़ा था कि चार्ज उस पे आ गया, वो रेस्ट में, कहीं फ्लो नहीं कर रहा है, रॉड पे चार्ज आ गया, बस वो वहीं पे है, तो रेस्ट में, तो वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हो गया। दूसरा होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या होता है कि चार्जेस फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। फ्लो कैसे, जो हमारे घर में वायरिंग हो गया, हाउस हो गया, फैन यूज करते हैं, बल्ब यूज करते हैं, तो उसमें करंट आता है सप्लाई लाइन से, पावर लाइन से हमारा, तो वो हमारा ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल है। अगला है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसे बहुत अच्छे से समझिए, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, आगे जब भी ये चैप्टर पढ़ेगा तो ये बहुत ही काम आता है, तो इसे अच्छे से समझिए। क्या है, द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन होता है उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो कई लोगों के मन में यह आता है कि किस तरह का कॉन्सेप्ट, ये करना क्या चाह रहे हैं, उनकी एक इंफिनिटी से पॉइंट, इंफिनिटी से ऑब्जेक्ट को ला रहे हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक इतना वर्क डन हो रहा है, उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो रहा है, तो ये मतलब क्या इतना अटपटा, ये कर क्यों रहे हैं इस चीज को कि इंफिनिटी से एक पॉइंट पे ला रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं, ये सब जरूरत क्या पड़ा। इसको इस तरह समझिए कि जरूरत कैसे पड़ता है। जैसे मान लीजिए एक साधु है और वो अपने घर से भिक्षा लेने के लिए निकलता है, घर पे उसके पास कुछ नहीं है, वो निकलता है भिक्षा लेने के लिए बाहर। तो देखिए मान लीजिए घर से निकला, होम से वो निकला अपने घर से, कुछ नहीं था बेचारे के पास, वो गया मोहल्ले मोहल्ले, वो घर से बांटते पैसा कलेक्ट करते हुए चला, एक पॉइंट तक पहुंचा और उसने अपना पैसा काउंट किया कि अच्छा मेरे पास कितना पैसा अभी तक कलेक्ट हो गया। उसने देखा कि अच्छा मेरे पास 10 रुपीज हो गया। फिर वो आगे बढ़ता है, फिर पैसा कलेक्ट करता है सारे घर से करते करते, फिर बी पॉइंट पे रुकता है। अब देखता है कि मेरे पास कितना पैसा है, तो कितना देखता है कि 20 रुपया है मेरे पास। तो अब देखिए, अब आप शायद कुछ समझ रहे होंगे, अब साधु को करना क्या है, ए से बी पॉइंट के बीच में जो पैसा उसने कमाया, वो चाहता है कि वो उस पैसे को वो खर्च करे, उसको यूटिलाइज करे। तो वो पता कैसे करेगा कि ए से बी के बीच में हमने कितना पैसा कमाया। तो कैसे उसने पता किया, जब घर से निकला था वो जीरो से, मींस इंफिनिटी से, तो क्या ए तक आने में उसने देखा कितना, हमने 10 रुपया कमा लिया, और वही जब बी पहुंच के देखा तो 20 रुपया कमा लिया। तो कैसे हम पता करें ए से बी कितना कमाया, तो सिंपली है, जो बी तक उसने कमाया और जो ए तक उसने कमाया उसको सब्ट्रैक्ट कर देगा, तो वो देख लेगा कि हमने इस बीच में 10 रुपया कमाया, तो उसका खर्च करेगा वो। तो इसी तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी रोल होता है। हम क्या करते हैं, इंफिनिटी जहां पे हम जीरो मानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, और क्या करते हैं, किसी एक पॉइंट तक हम उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेते हैं इंफिनिटी से, फिर इंफिनिटी से किसी दूसरे पॉइंट का बी तक का हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेते हैं, और ये दोनों जान लेते हैं कितना होगा। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम, तो इसके बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी पोटेंशियल डिफरेंस हमको मिल जाता है, जिसका हम यूटिलाइज करते हैं, काम करते हैं। और ये पोटेंशियल डिफरेंस आगे बढ़ेंगे भी, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, उसका बहुत यूज होता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए, मतलब ये बीच का जो पाथ है इसका हमको काम करना है, तो इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, इनिशियल का जान लिए, फाइनल का जान लिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए, ये हमारा है पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये इसलिए जरूरी होता है जानना। तो इसका आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट है आपका वोल्ट है, V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगला है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट यानी A टू B, अब A टू B के बीच में कितना वर्क डन करना पड़ा वो हम कैसे निकालते हैं। A तक वर्क डन करने में मालूम है हमको इंफिनिटी से, B तक मालूम है कितना वर्क डन करना पड़ा इंफिनिटी से, तो दोनों के बीच को A और B को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो A टू B आ जाता है। वही चीज हमारा यहाँ पर भी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है हमारा, सिंपली डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ 2 पॉइंट्स है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था हमारा, वर्क डन इंफिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने के लिए, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्क डन कितना करना पड़ रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाने के लिए। तो ये और देखिए, और यहाँ पे क्या था, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए था, तो जैसे वही हो गया पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय टोटल चार्ज मूव। जैसे कहा गया कि 5 कूलम चार्ज को मूव करने में आपको 10 जूल वर्क डन करना पड़ रहा है या 10 जूल एनर्जी लगाना पड़ रहा है, तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, आपका 10 जूल नहीं हो जाएगा कि आपको 10 जूल एनर्जी, 10 जूल आपने वर्क किया तो 10 जूल पोटेंशियल डिफरेंस लेगा। पोटेंशियल डिफरेंस आपके एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज से डिफाइन होता है। तो 5 कूलम के लिए 10 जूल लगा, तो 1 कूलम के लिए आपको कितना लगा, 10/5 मतलब 2 जूल आपको लगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस आपको 2 जूल होगा। वही यहाँ पर है, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर वर्क डन बाय टोटल चार्ज मूव। ठीक है, और अगला क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग मेजर कैसे करते हैं।
किसी सर्किट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट के बीच में, उसको हम मेजर कैसे करते हैं? तो वोल्ट मीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम मेजर करते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो देखिए इसका दो फीचर्स है, यूज कैसे करते हैं? पहला, कनेक्टेड अक्रॉस पैरेलल इन सर्किट, जो भी सर्किट होता है उसके पैरेलल में हम लोग वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं, जैसे ऐसे। ये देखिए ये सर्किट है मान लीजिए, ठीक है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, आपके सर्किट है, तो वोल्ट मीटर जो होगा, वोल्ट मीटर आपका वो ऐसे पैरेलल में कनेक्ट होगा। और दूसरा क्या, जो वोल्ट मीटर होता है, जो इंस्ट्रूमेंट बनता है, उसका रेजिस्टेंस काफी हाई रखा जाता है वोल्ट मीटर का, आर बहुत ज्यादा रखा जाता है। तो अब ये बताइए ये दोनों का रीजन क्या है? एक पहला पैरेलल में कनेक्ट करने का और दूसरा रेजिस्टेंस हाई रखने का। किताब में भी ये बातें, दोनों बातें लिखी हुई है, अगर आप कहीं से वीडियो भी देखते होंगे तो ये दोनों बातें बताई जाती होंगी, पर आप ये बताइए कि रीजन क्या है ऐसा कनेक्ट करने का या फिर रेजिस्टेंस हाई का? तो देखिए पहला, कनेक्टेड अक्रॉस पैरेलल में क्यों करते हैं, सीरीज में क्यों नहीं जोड़ देते, यहाँ पर क्यों नहीं जोड़ देते, यहाँ पर वोल्ट मीटर क्यों नहीं जोड़ देते हैं? देखिए रीजन क्या है, हमें कहाँ का आपको ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, ये रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस हमको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो हम वोल्ट मीटर कहाँ कनेक्ट करेंगे? ये देखिए जे और ये पॉइंट दोनों सेम है, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यानी दोनों पॉइंट सेम है। यहाँ भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, दोनों पॉइंट सेम है। ये देखिए जब पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तभी हमको ये दोनों पॉइंट का मिल रहा है। अगर आप यहाँ कर देते तो एक पॉइंट तो आपका सेम होता और ये दूसरा पॉइंट आपका सेम नहीं होता, तो आपको ये दोनों पॉइंट के बीच का आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलता, पर ये दोनों पॉइंट का नहीं मिलता अगर आप सीरीज में कनेक्ट करते तो यही आप पैरेलल में किए तो देखिए ऐसा कनेक्शन है, तो जब इस दोनों के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब यहाँ ये सेम है, ये सेम है, ऐसे समझ लीजिए। मान लीजिए घर से निकला था भिक्षु, ये भीख मांगने के लिए निकला था बाहर वो, तो ए तक पहुंचा और बीच में उसको कोई मिला ही नहीं, कोई भी उसको दान दिया ही नहीं है, ना कुछ छीन लिया उससे, ना कोई दान दिया उसको, तो ए पॉइंट पे उसके पास जीरो है, सेम है, जो घर पे था वही उसके पास भी है, कुछ नहीं मिला उसको, तो वही चीज यहाँ पर भी है कि कोई बीच में रेजिस्टेंस नहीं है, दोनों पॉइंट सेम है। तो आपको देखिए कनेक्टेड है पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे, तो आपको इसी दोनों पॉइंट का आपको अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आप वोल्टेज आप मेजर कर सकते हैं। अब दूसरा आता है रेजिस्टेंस क्यों हाई रखा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। रेजिस्टेंस पोटेंशियल का वोल्ट मीटर का क्यों हाई रखा जाता है, सोचिए। तो रीजन क्या है आपका रेजिस्टेंस हाई रखने का? देखिए अगर आप रेजिस्टेंस हाई नहीं रखते, मान लीजिए रेजिस्टेंस अगर लो है किसका, तो क्या होगा, जितना करंट इधर से फ्लो कर रहा है, अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट इधर से भी फ्लो करने लगेगा आपका। अगर रेजिस्टेंस काफी हाई है तो सारा करंट आपका इधर से ही फ्लो कर रहा है, जो भी आपके अप्लायंस है यहाँ पे रजिस्टर है, सारा करंट वहीं से फ्लो कर रहा है। अगर आपने रेजिस्टेंस इसका लो कर दिया तो करंट इधर से भी पास करने लगेगा, तो अब यहाँ पे करंट रीडिंग आपका दूसरा आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस काफी हाई रखते हैं ताकि कोई भी करंट यहाँ से फ्लो ना करे, जो भी करंट है आपका इधर से ही फ्लो करे, ठीक है। और जब इधर से करंट फ्लो करने लगेगा तो फिर आपका यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस आपका चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आई इंटू आर अलग आ जाएगा, आई इधर कुछ आ जाएगा, आई इधर कुछ आ जाएगा। तो अगला है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज के फ्लो को, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? देखिए फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज कन्वेंशनली होता है कि हमने ऐसे तो हम जानते हैं कि प्रोटॉन तो फ्लो कर नहीं सकता, वो तो न्यूक्लियस के अंदर बॉन्डेड होता है, वो तो फ्लो नहीं कर सकता। तो फ्लो कौन कर सकता है? इलेक्ट्रॉन, जो कि बाहर ऑर्बिट में होता है, आउटर ऑर्बिट में होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स वो फ्लो कर सकते हैं। तो ये तो हम लोग जानते हैं कि फ्लो तो इलेक्ट्रॉन ही करता है, पर फिर भी हम लोग पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को करंट का डायरेक्शन मानते हैं। अगर हम कह रहे हैं करंट का डायरेक्शन बोल रहे ये है इस डायरेक्शन, इधर मतलब पॉजिटिव चार्ज का ये फ्लो है डायरेक्शन का, और नेगेटिव चार्ज का आपका अपोजिट डायरेक्शन है। ये कन्वेंशन है, ऐसा माना गया है कि पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन को इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे, पर रियलिटी में क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन का फ्लो नहीं होता आपका, ठीक है। और क्या होता है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और ये जो डायरेक्शन आपका हो गया पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन को हम लोग करंट का डायरेक्शन बोलेंगे, और फ्लो किधर करेगा? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जहां पे हाई पोटेंशियल है और जहां पे कम है उस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ऐसे भी समझ सकते हैं। हाई पोटेंशियल मतलब देखिए पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये तो ऑब्वियस आप समझ सकते हैं कि इधर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ कुछ कम पॉजिटिव चार्ज, यहाँ 3 है, मान लीजिए यहाँ 2 है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो इस जगह का पोटेंशियल ज्यादा है आपका। और ऐसे का समझ सकते हैं ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो आपस में रिपेल करेगा तो जाएगा वो आगे। इस जगह का पोटेंशियल ज्यादा है, इस जगह का पोटेंशियल कम है, तो इसीलिए हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो होता है करंट का। और करंट का ऐसा यूनिट क्या है आपका? एम्पियर है। और देखिए इसका मैग्नीट्यूड कैसे डिफाइन करते हैं कि करंट का मैग्नीट्यूड कितना, वैल्यू कितना, डायरेक्शन तो समझ ली, और वैल्यू कितना, वैल्यू क्या होता है?
टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम, जितना चार्ज फ्लो किया एक टाइम में, मींस फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, एक सेकंड में कितना चार्ज आपका फ्लो कर रहा है वो आपका करंट हो गया। जैसे मान लीजिए 5 कूलम चार्ज आपका 5 सेकंड में फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा, हम क्या होगा कि 1 सेकंड में कितना करंट फ्लो किया, कितना कूलम चार्ज फ्लो किया, वो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो 5 सेकंड में 5 कूलम किया तो 1 सेकंड में कितना करेगा आपका 5/5 यानी 1 कूलम। तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा 1 एम्पियर। ठीक है, चार्ज हमारा इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा 1 एम्पियर। तो इस तरह से Q/T होता है, माइन्यूट निकालने के लिए ऐसे हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है एमीटर। ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे इलेक्ट्रिक करंट का रीडिंग सर्किट में हम मेजर करते हैं। देखिए इसका क्या फीचर है, कनेक्टेड इन सीरीज। इसे हम किसी जिसके भी अक्रॉस हमको करंट जानना है, जिसके भी थ्रू करंट जानना है, उसके अक्रॉस हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। और इसका दूसरा बात क्या है, वेरी लो रेजिस्टेंस। इसका एमीटर का रेजिस्टेंस काफी कम होता है। और फिर से बताइए अब ये दोनों का रीजन क्या है। तो देखिए पहला सीरीज में कनेक्ट करने का क्या रीजन है, मान लीजिए ये अप्लायंस है, ये कोई इंस्ट्रूमेंट है, रजिस्टर है या फैन है या बल्ब है, कुछ भी, इसके क्रॉस हमको जानना है कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर मान लीजिए आप जहां पर आप एमीटर लगा देते हैं तो देखिए करंट यहां से गया, क्योंकि लो रेजिस्टेंस है इसका, तो लो रेजिस्टेंस है तो करंट यहां से भी जाएगा, तो करंट यहां से भी गया। अब देखिए अब तो एमीटर किसका रीडिंग बताएगा, जो इसके थ्रू करंट जा रहा है। यहां से जो करंट जा रहा है उसका रीडिंग तो ये नहीं बताएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसे सीरीज में कनेक्ट करते हैं, जहां पर कनेक्ट करते हैं। क्योंकि अब देखिए जो करंट यहां से पास होकर के जा रहा है वही करंट इस रजिस्टर के थ्रू भी जा रहा है। तो इसीलिए सीरीज में कनेक्ट करते हैं कि जो करंट रजिस्टर के क्रॉस जानना है तो सीरीज में कनेक्ट करते हैं ताकि जो रजिस्टर में करंट जा रहा है वो एमीटर में भी करंट वही जाए और वो रीडिंग दे सके हमें। और दूसरा बात कि अब ये इतना लो रेजिस्टेंस क्यों यूज किया जाता है, तो मान लीजिए अगर इसका रेजिस्टेंस काफी हाई है, अगर देख लीजिए एमीटर यहाँ पे अप्लायंस का कोई रजिस्टर है हमारा, तो इसका रेजिस्टेंस काफी हाई है एमीटर का, तो ये क्या करेगा करंट को यहीं पे ब्लॉक कर देगा। अप्लायंस में आपका करंट जाएगा ही नहीं। ये करंट जब एमीटर से करंट फ्लो ही नहीं करेगा तो ये रीडिंग देगा किस चीज का, रीडिंग कैसे देता है, जब एमीटर से आपका करंट फ्लो करता है तब ये रीडिंग देता है। पर जब इसका रेजिस्टेंस हाई रहेगा तो आपका करंट तो यहीं पे रुक जाएगा, आगे फ्लो ही नहीं करेगा, ना एमीटर से फ्लो करेगा ना आपका अप्लायंस या रजिस्टर से फ्लो करेगा, तो आपको करंट का वैल्यू मिलेगा ही नहीं। इसीलिए हम काफी कम रीडिंग रखते हैं इसका और कम रेजिस्टेंस रखते हैं। कम रेजिस्टेंस रखने से क्या होता है, मैक्सिमम करंट इससे फ्लो करता है, क्योंकि हमको एक्चुअल करंट का वैल्यू चाहिए कि जो इससे फ्लो कर रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जब सारा के सारा करंट एमीटर से फ्लो करेगा तब हमको एक्चुअल मतलब एक्यूरेट वैल्यू मिल सकता है। इसीलिए कम रेजिस्टेंस रखते हैं इसका, ताकि मैक्सिमम करंट इससे फ्लो करे और हमें एक्यूरेट वैल्यू मिल सके जो कि इस रेजिस्टेंस या अप्लायंस से पास करेगा। और ये तो हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से करंट फ्लो करता है। तो पर कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन या करंट फ्लो करता है उसके लिए हम क्या करते हैं, बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। टू मेंटेन कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बैटरी इज कनेक्टेड। बैटरी मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट एंड्स। क्या करता है बैटरी, देखिए मान लीजिए ये सर्किट है आपका, मान लीजिए एक नॉर्मल वायर था पहले, ठीक है, सिर्फ नॉर्मल वायर था, इसमें इलेक्ट्रॉन्स थे। तो पहले जब क्या था, जब बैटरी से कनेक्टेड नहीं था, नॉर्मल सिंपल वायर था, तो इसमें क्या होता था, ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉन का सारा अपना रैंडम मोशन है, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, रैंडम मोशन था, कोई एक नेट करंट नहीं मिलेगा आपको, ओवरऑल जीरो हो जाता था। पर जब आप इससे आप एक कोई बैटरी से आपने इसे कनेक्ट कर दिया तो क्या हो गया, इसके एंड के अक्रॉस आपका पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा और ये सारे अलाइन होंगे, ठीक है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स अलाइन होंगे और आपका और फ्लो करेंगे। क्योंकि करंट पॉजिटिव टर्मिनल इधर है तो करंट का डायरेक्शन ये होगा, करंट डायरेक्शन आपका इधर है तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन आपका अपोजिट होगा, बताया मैंने। तो ये सारे जब पोटेंशियल बैटरी आपने लगा दिया तो ये क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा और ये सारे इस डायरेक्शन में आपका ये मूव करना चालू कर देंगे, ठीक है। और ये बैटरी करता क्या है, देखिए बैटरी होता है इसमें केमिकल रिएक्शंस काफी टेक प्लेस करते हैं और इसी में क्या होता है, रिएक्शन टेक प्लेस होता है और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। और क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज इधर जाता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है इस साइड में और उस वजह से आगे ये फिर साइकिल मेंटेन रहता है, रिएक्शन होता है बैटरी के अंदर, उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, वो आगे वायर में जाता है और वो आगे कंटिन्यूअस उस तरह से आगे इलेक्ट्रॉन का चेंज रहता है, वो फ्लो होता है। तो डायरेक्शन आपके इलेक्ट्रॉन का ये होता है पर आपका करंट का डायरेक्शन ये होगा। और देखिए अगला हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम शोइंग हाउ डिफरेंट कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड। मतलब एक डायग्राम जिसमें सारे कंपोनेंट जो आपका सर्किट का है उसका सिंबल्स के थ्रू उसको कनेक्टेड दिखाया जाता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखिए, ये बल्ब पूरे रजिस्टर है, ये वोल्ट मीटर है आपका, ये एमीटर है, ये बैटरी है आपका। देखिए अगर सिर्फ एक रहता है ऐसे तो इससे सेल कहते हैं,
और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को हम लोग बैटरी करते हैं। देखिए कई सारे ये कंबाइन हो गए तो ये बैटरी हो गया। ये देखिए एक सर्किट डायग्राम का ये रिप्रेजेंटेशन इस तरह से, और कई तरह के और डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट है जिसका अलग अलग सिंबल होता है, वो भी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसे आप एक बार ध्यान से देख ले। और उसमें देखिएगा 9th नंबर में एक आपका रियोस्टैट है, वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टैट। अब देखिए वेरिएबल रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, वो करता क्या है, रेजिस्टेंस को सर्किट में वेरी करता है। वो यूज किस लिए करते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए एक सर्किट है उसमें हमको करंट का मैग्नीट्यूड घटाना या बढ़ाना है, मान लीजिए बढ़ाना है, 5 वोल्टेज का बैटरी लगा है और हमें सर्किट में करंट बढ़ाना है, तो आप क्या करेंगे और ज्यादा पोटेंशियल का बैटरी लाएंगे, 10 वोल्ट का बैटरी लाएंगे ताकि और ज्यादा करंट फ्लो करे। पर चूंकि क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या करता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या करता है आपका कि वो करंट आपको ज्यादा चाहिए तो क्या करेगा, रेजिस्टेंस कम कर लेगा। वो रेजिस्टेंस कम होगा तो अपने आप सर्किट में ज्यादा करंट फ्लो करेगा। सिंपल सा बात है कि रेजिस्टेंस कम होगा, उसको कम अपोज करने वाला होगा तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा। तो बिना बैटरी को चेंज किए आप करंट सर्किट में ज्यादा अमाउंट में सर्कुलेट कर सकते हैं। तो ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टैट जिसे कहते हैं, उसका ये रोल होता है। आइए अब आगे देखते हैं। अगला है ओम्स लॉ, काफी इंपॉर्टेंट लॉ है। देखिए क्या है, at constant temperature current flowing through conductor is directly proportional to potential difference across its limit। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो करंट फ्लो कर रहा है किसी भी सर्किट में, किसी भी वायर में, वो किस चीज पे डिपेंड करता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका वोल्टेज के। मतलब आपका वोल्टेज ज्यादा है तो आपका करंट भी ज्यादा फ्लो करेगा। जैसे मैंने कैसे बताया कि पोटेंशियल का मान लीजिए यहाँ पे अगर 2 चार्ज है, पॉजिटिव है और यहाँ पे एक पॉजिटिव है, चलिए यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे 1 है, तो ये ज्यादा रेट से फ्लो होगा क्योंकि ये ज्यादा हाई पोटेंशियल डिफरेंस और ज्यादा बढ़ेगा यहाँ पर। तो उसी तरह की ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो आपका करंट का रेट भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो क्या इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V या फिर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो देखिए हम लोग जानते हैं मैथ्स में पढ़े हम लोग कि जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम लोग हटाते हैं तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, और वहां यहाँ पे वो कांस्टेंट R है, और R क्या है, रेजिस्टेंस हमारा। तो रेजिस्टेंस इतने देर से हम लोग बात कर रहे थे जो होता है टेंडेंसी टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, वो रेजिस्टेंस यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाइएगा तो एक टर्म आएगा आपका जैसे रेजिस्टेंस करते हैं, क्या हो गया V बराबर RI। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, I बराबर V बाई R भी लिख सकते हैं। तो इससे आप देख सकते हैं I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। मतलब अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम होगा। ये आप ऐसे ही कॉमन सेंस से समझ सकते हैं। अगर करंट को ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा मतलब ज्यादा अपोजिशन हो रहा है, उससे ज्यादा अपोज कर रहा है उसे कोई, तो करंट ऑटोमेटिकली कम फ्लो करेगा। पर रेजिस्टेंस अगर कम है, कम अपोज है, तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा। ये देखिए ऐसे आप समझ सकते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। करंट के फ्लो को अपोज करने की प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ऐसा यूनिट है इसका ओम है, ये सिंबल है ओमेगा आपका। और देखिए लैब में हम ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें हम V और I का डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं और देखते हैं अगर वो स्ट्रेट लाइन आ रहा है यानी आपका ओम्स लॉ वेरीफाई हो रहा है। लैब में हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं क्लास 10 में। देखिए ग्राफ इसका ये ड्रॉ किया हुआ, हम जानते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एज पर ओम्स लॉ। देखिए V बराबर IR होता है। देखिए इसमें क्या है, ये y बराबर mx के फॉर्म में है। इसमें क्या है आपका y आपका v है, x क्या है I है आपका, और m क्या है r है। m क्या होता है, स्लोप होता है जो कांस्टेंट होता है, जो r है आपका, और x आपका क्या है I है। तो ये देखिए y बराबर mx हम जानते हैं, मैथ में पढ़े हैं, ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है इसका ग्राफ। तो ये देखिए v और I या I या v, और इसमें अगर v और I का ग्राफ है तो आपका स्लोप क्या होगा, r होगा। V और I का ग्राफ है अगर तो आपका स्लोप R होगा, और अगर I और V का ग्राफ है तो आपका स्लोप क्या होगा 1 बाई R होगा। कोई देखिएगा I बराबर क्या होता है, V बराबर I इंटू R है, तो अब हो गया M स्लोप R हो गया, पर I बराबर क्या है V बाई R है। तो यहाँ पे स्लोप आपका क्या है 1 बाई R, आप देख सकते हैं 1 बाई R इंटू V, I बराबर 1 बाई R इंटू V। इसका मतलब I हो गया आपका Y, 1 बाई R M, और V आपका X। यहाँ पे M क्या है, M मतलब स्लोप डिनोट करते हैं, सिंपल स्लोप है का m होता है, तो m बराबर यहाँ पे 1 बाई R है आपका। तो ये देखिए ये ग्राफ हो गया आपका। देखिए 3 और टर्म्स है रेजिस्टेंस से जुड़े हुए होते हैं। गुड कंडक्टर्स मतलब उसका रेजिस्टेंस काफी कम होता है। रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस गुड कंडक्टर से कंपैरेटिवली हाई होता है, जैसे आपका एलॉय हो गया या नाइक्रोम हो गया। और आपका तीसरा है इंसुलेटर जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा हाई होता है, तो वो करंट काफी कम या ना के बराबर फ्लो करता है, वो इंसुलेटर हो गया आपका। गुड कंडक्टर में कम रेजिस्टेंस, रेजिस्टर में उससे कंपैरेटिवली हाई, और इंसुलेटर में और ज्यादा, बहुत ज्यादा है। तो इसका एग्जांपल रबर और वुड है। तो इसीलिए हम लोग जब कोई भी इलेक्ट्रिक वर्क करते हैं तो हम लोग देखते हैं वर्कर्स या टेक्नीशियन क्या करते हैं, हाथ में रबर का ग्लोव्स पहन करके कोई भी इलेक्ट्रिकल वर्क करते हैं, क्योंकि उसका रबर क्या है, इंसुलेटर है, रेजिस्टेंस काफी हाई होता है, तो करंट से
शॉक लगने से वो बचाता है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, कौन कौन से फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ कंडक्टर, मींस R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। लेंथ कैसे डिपेंड करता है लेंथ ऑफ कंडक्टर पे, आपका रेजिस्टेंस, लेंथ आपका अगर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, लेंथ आप डबल करिएगा तो रेजिस्टेंस भी आपका डबल हो जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे है, तो रेजिस्टेंस आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के आपका, यानी आप क्रॉस सेक्शन को कम करिएगा तो रेजिस्टेंस आपका बढ़ जाएगा, क्रॉस सेक्शन को आप बड़ा करिएगा यानी आप जो डायमीटर है वायर का उसका क्रॉस सेक्शन एरिया को आप बड़ा करिएगा तो रेजिस्टेंस आपका घट जाएगा। अगला क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, मतलब किस मटेरियल का वो कंडक्टर है, मतलब उसका क्या प्रॉपर्टीज है, अपना कितना क्या बॉन्डिंग कैपेसिटी, उसका कितने स्ट्रांगली वो इलेक्ट्रॉन को होल्ड किए हुए या लूज किए हुए उस पर भी डिपेंड करेगा आपका रेजिस्टेंस। अगला क्या है, टेम्परेचर है आपका। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या होता है, मेटल्स में आपका क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस आपका डायरेक्टली बढ़ता है। अलॉयज में क्या होता है, अलॉयज आपका लगभग अनअफेक्टेड रहता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसका। और सेमीकंडक्टर में क्या होता है आपका, सेमीकंडक्टर क्या होता है, जो कि कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का जो है वो आपका जो बीच का प्रॉपर्टी शो करता है वो आपका सेमीकंडक्टर हो गया। उसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। और मेटल्स में इसका ठीक उल्टा है, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अब ये प्रॉपर्टीज है, आप बुक में भी ये पढ़े होंगे या कहीं पर भी पढ़े होंगे। तो अब ये देखिए आप ये प्रॉपर्टीज तो आप पढ़ नहीं, पर ये प्रॉपर्टीज शो करने का रीजन क्या है यह बताइए। L A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R कैसे है, तो ऐसे आप समझिए, वायर का लेंथ है, तो अगर वायर का लेंथ जितना ज्यादा बड़ा है तो उसको करंट को उतना ज्यादा ऑब्स्टैकल फेस करना पड़ेगा, जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ज्यादा ऑब्स्टैकल उसको फेस करना पड़ेगा, तो इसीलिए रेजिस्टेंस उसका बढ़ जाएगा। क्रॉस सेक्शन में क्या होता है, जितना इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना बड़ा क्रॉस सेक्शन उतना कम रेजिस्टेंस। अब आप देखिए क्रॉस सेक्शन जितना छोटा होगा, जगह जितना कम होगा, जाहिर सी बात है उतना ज्यादा रेजिस्टेंस को फील करेगा, उतना ज्यादा उसको कंजेशन होगा, दिक्कत होगा आगे फ्लो करने में। क्रॉस सेक्शन आपका बड़ा है यानी बड़ा एरिया है तो आसानी से वो काफी एरिया है उसको आसानी से बिना अफेक्ट हुए फ्लो करने में, ठीक है, हिंड्रेंस उसको कम मिलेगा, बड़ा एरिया तो काफी वैकेंट स्पेसेस भी होंगे, वो आसानी से आगे फ्लो कर जाएगा। तो इसलिए एरिया से इस तरह से आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एरिया कम है तो कंजेशन ज्यादा है आपका, तो आपका वो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। अब देखिए नेचर ऑफ मटेरियल का तो मैंने बता ही दिया कि वो प्रॉपर्टी है कि भाई कैसा उसका बॉन्डिंग कैपेसिटी है, क्या उसका उसका टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन होल्ड करने का, जैसे। अगला टेम्परेचर में देखिए, मेटल्स भी देखिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। मेटल्स क्या होता है, रेजिस्टेंस इसमें डायरेक्टली प्रोसेस कई जगह आप पढ़िएगा, इस बात में आगे हायर क्लासेस में आप पढ़िएगा लिखा हुआ, और सेमीकंडक्टर के बारे में तो हायर क्लासेस में और आप डिटेल में पढ़िएगा। पर ये देखिए रीजन क्या है कि ऐसा प्रॉपर्टी शो करने का। देखिए क्या होता है, मेटल्स में क्या होता है, क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। मेटल्स में देखिए पहले से ही काफी ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, अच्छे खासे अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सारा का एनर्जी बढ़ जाता है, भाग दौड़ करना सबका हिंड्रेंस डिस्टर्बेंस बढ़ जाता है। जितना ज्यादा वो वाइब्रेशन होता है उसमें जितना डिस्टर्बेंस होता है उतना आपस में टकराते हैं और हिंड्रेंस प्रोड्यूस होता है, ऑब्स्टैकल प्रोड्यूस होता है, दिक्कत होता है उसको फ्लो करने में, क्योंकि पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए आपका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो आपने क्या किया, सारे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ा दिया, तो सारे अब आपस में कोलाइड कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, उससे क्या होता है आपका हिंड्रेंस बढ़ जाता है, तो आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ाने से। एलॉय में क्या है, एलॉय तो आपको जानते हैं मेटल्स का कॉम्बिनेशन होता है, तो एलॉय का रेजिस्टेंस काफी हाई होता है एज कंपेयर टू मेटल्स। तो ठीक है, तो इसमें रेजिस्टेंस क्योंकि हाई होता है, थोड़ा स्ट्रांगली बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन, तो इसमें उतना फर्क नहीं पड़ता आपके एलॉय में, अनअफेक्टेड लगभग रह जाता है टेम्परेचर की वजह से। अब देखिए सेमीकंडक्टर में क्या है सब है कि टेम्परेचर बढ़ाने से, जैसे मेटल में हमने सोचा टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ कि हिंड्रेंस बढ़ गया, वाइब्रेशन बढ़ गया, तो दिक्कत हो गया ट्रैवल करने में से। पर सेमीकंडक्टर में ऐसा क्या हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस आपका घट गया, टेम्परेचर कम कर दिए तब रेजिस्टेंस आपका टेम्परेचर कम करिए तब रेजिस्टेंस आपका बढ़ गया। देखिए इसमें क्या होता है, सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि अमाउंट में उतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स उतने अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होते जैसे मेटल्स में होते हैं कि आप बढ़ा दिए तो हिंड्रेंस बढ़ जाएगा, बल्कि उल्टा इसमें क्या होता है, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड होते हैं पर रेजिस्टर के जैसा स्ट्रांगली बॉन्डेड भी नहीं होते हैं, बॉन्डेड होते हैं पर इतने उस अमाउंट से बॉन्डेड होते हैं कि आप उसको एनर्जी दीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। तो हम जानते हैं करंट फ्लो कैसे करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। मेटल्स में पहले से ही फ्री इलेक्ट्रॉन था, आपने एनर्जी दिया, वाइब्रेशन बढ़ गया, डिस्टर्बेंस बढ़ गया, तो आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ गया आपका। बस सेमीकंडक्टर में क्या होता है, आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो एनर्जी बढ़ा तो क्या हुआ, वो बॉन्ड टूट गया और इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो अब ट्रैवल कर सकता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकता है। इस रीजन से सेमीकंडक्टर क्या होता है, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
अगर आपने टेम्परेचर कम कर दिया तो यानी एनर्जी तो आप दे ही नहीं रहे, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो यानी ज्यादा एनर्जी आप दे रहे हैं, टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो एनर्जी को और आप रिड्यूस कर रहे हैं, तो बॉन्डिंग तो और फिर टूटने का सवाल ही नहीं है, तो फिर आपका रेजिस्टेंस और बढ़ ही जाएगा डिक्रीज होने की वजह। ये होता है टेम्परेचर बढ़ाने से। आप सेमीकंडक्टर में यही रीजन है कि मेटल्स की तरह इसमें इलेक्ट्रॉन भरे नहीं पड़े होते फ्री अमाउंट में कि वो हिंड्रेंस बढ़ जाए। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड होते हैं, तो आप एनर्जी दिए, ये इलेक्ट्रॉन अपना फ्री हो गए और उसका फ्लो स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो आगे आपका अगला टॉपिक है रेजिस्टिविटी। ठीक है, देखिए ये कैसे आते हैं, यहां तक पहुंचते हैं। अभी हमने पढ़ा रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, ये आप देखिए, ये दोनों को कंबाइन करके हम क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। अब देखिए फिर से यहाँ पे प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एक आएगा, जो यहाँ पे क्या है, रो है। इसी को हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं, इसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। जब अब आर बराबर क्या हो गया, रो इनटू एल बाई ए, जब आप प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसका नाम रेजिस्टिविटी है। तो इसका डेफिनेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस टू अपोज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब देखिए, अब आप कहिएगा दोनों डिफिनेशन को मिलता जुलता है, दोनों में अंतर क्या है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में। तो देखिए अंतर क्या है, रेजिस्टेंस क्या है आपका, ये कंडक्टर का एक मटेरियल का प्रॉपर्टी है जो फ्लक्चुएट कर सकता है, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे आपको हो गया लेंथ, हो गया एरिया, हो गया। लेंथ आपने बढ़ाया तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा था, एरिया आपने घटाया तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा था। पर रेजिस्टिविटी में ऐसा कुछ नहीं, ये मटेरियल का इनबिल्ट प्रॉपर्टी है आपका, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, इसलिए मैंने लिखा कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, जिससे आप किसी मटेरियल को आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी मान लीजिए 5 ओम है, ठीक है, रेजिस्टेंस 5 ओम है, तो 5 ओम रेजिस्टेंस कई सारे मटेरियल्स का हो सकता है, पर अगर 5 ओम मीटर रेजिस्टिविटी है तो वो किसी एक पर्टिकुलर एक मेटल का ही या किसी एलिमेंट का ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ रहे होंगे कि ये कई भी इसको रेजिस्टेंस से कई फैक्टर से इसको आसानी से चेंज किया जा सकता है, साइज से, एरिया से, लेंथ से। पर रेजिस्टिविटी क्या है, वो एक फिक्स्ड प्रॉपर्टी होता है आपका मटेरियल का। ठीक है, जो इनबिल्ट प्रॉपर्टी आपका कि नेचुरल टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन को फ्लो को, करंट के फ्लो को अपोज करने का। ठीक है, और ये रेजिस्टिविटी किस चीज पे डिपेंड करता है आपका, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस एंड टेंपरेचर। वो जाहिर सी बात है, सब्सटेंस का क्या नेचर है, क्या प्रॉपर्टी, उस पर डिपेंड करेगा कि वो कितना अपोज करता है या कितना अलाउ करता है, और टेंपरेचर पे डिपेंड करता है, वही एनर्जी वगैरह का जो कंडीशन है। यही अंतर है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में। रेजिस्टिविटी आपका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, आप किसी भी मटेरियल को, सब्सटेंस को पहचान सकते हैं। रेजिस्टिविटी के अगर वैल्यू दिया हुआ है, एक पर्टिकुलर वैल्यू मान लीजिए x है, तो x किसी पर्टिकुलर मटेरियल का ही होगा रेजिस्टिविटी जनरली। और रेजिस्टेंस क्या, x क्या है, तो रेजिस्टेंस आपका 10 कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, किसी का भी आप x रेजिस्टेंस का बना सकते हैं, प्रॉपर आप लेंथ और एरिया अगर आप दे रहे हैं तो x वैल्यू किसी का भी आ सकता है, पर x रेजिस्टिविटी किसी एक फिक्स्ड आपका मटेरियल या एलिमेंट का ही होगा। ये डिफरेंस है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, ये इफेक्ट कर सकते, चेंज कर सकते हैं उसको। ये सब जनरली अनअफेक्टेड रहता है लेंथ, एरिया से। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल या टेंपरेचर पे आपका। इसका ऐसा यूनिट है आपका ओम मीटर है, ये देखिए ये सिंबल ओमेगा है। एक और चीज, जैसे आप देखते हो मैंने कई जगह कई सारे एब्रिविएशन यूज कर लिया है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। जैसे यहाँ पे देखिए कंडक्टर को CO ND लिख दिया है, कई जगह और भी लिख दिया हमने, जैसे टेम्परेचर को TMP लिख दिया। तो आपने आंसर शीट में, कॉपी में आप ऐसा ना लिखे, आपका मार्क्स डिडक्ट हो सकता है, तो इसीलिए आप फुल फॉर्म में लिखा करें, जो भी है पूरा नाम आप लिखा करें, उसका शॉर्ट फॉर्म में ना लिखा करें। ऐसे तो सिल्वर बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, पर फिर भी हम लोग जनरल यूज में कॉपर या एल्युमिनियम का यूज करते हैं, क्योंकि वो कम कीमत का होता है, कम कॉस्टली होता है। सिल्वर काफी कॉस्टली होता है, महंगा होता है, इसलिए हम सिल्वर का जनरल यूज में यूटिलाइज नहीं करते, कॉपर या एल्युमिनियम करते हैं। वही बात यहाँ पर आपका लिखा हुआ। अगला आपका है हीटिंग एलिमेंट्स आर मेड विद एलॉयज इंस्टेड ऑफ मेटल्स। तो जो भी हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं, जो हम लोग इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस में यूज करते हैं, जैसे गीजर हो गया, हीटर हो गया, आयरन हो गया, उसमें जो हीटिंग एलिमेंट, जो गर्म करने वाला मटेरियल हम लोग यूज करते हैं, वो एलॉय को यूज करते हैं, मेटल को नहीं यूज करते हैं। तो उसका क्या रीजन है, 2 रीजन है। पहला, हाई रेजिस्टिविटी। एलॉयज का क्या होता है, मेटल से ज्यादा रेजिस्टिविटी होता है। तो ज्यादा रेजिस्टिविटी होने का क्या मतलब फायदा उसका, ज्यादा रेजिस्टिविटी है तो करंट को ज्यादा आपको अपोज करेगा, उसको ऑब्स्टेकल ज्यादा बनेगा, करंट को जितना ज्यादा वो रोकने की कोशिश करेगा उतना ज्यादा वो गर्म होगा। जैसे आप फ्रिक्शन से आप एग्जांपल समझ सकते हैं, हाथ को आप रगड़ते हैं तो आपका हाथ गर्म हो जाता है, जितना ज्यादा फ्रिक्शन वाला सरफेस पे आप रगड़िएगा उतना ज्यादा वो गर्म होगा। उसी तरह यहाँ पर भी केस है रेजिस्टिविटी का, जितना ज्यादा वो करंट को अपोज करने का उसका टेंडेंसी होगा उतना ज्यादा वो गर्म होगा। रेजिस्टिविटी कम रहता तो सिंपली करंट फ्लो हो जाता, कोई हीटिंग कंडीशन डेवलप नहीं होता वैसा। तो इसलिए रेजिस्टिविटी इसका हाई होता है तो ज्यादा गर्म हो जाता है करंट को अपोज करने की वजह से, और जो हमको बेनिफिशियल होता है क्योंकि हमको काम ही यही करना है, हमको गर्म करना है सब्सटेंस को, वही यूज है हीटिंग एलिमेंट्स का। अगला क्या है, नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन या बर्न इवन एट हाई टेम्परेचर इजीली।
एक और क्या बेनिफिट इसका, जैसे हीटिंग एलिमेंट्स में क्या होता है, काफी टेम्परेचर हाई होता है उसमें, उसी का यूज होता है हमें। तो क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे चांसेस है कि जो मटेरियल आपने यूज किया वो जल भी जा सकता है। पर क्या होता है, एलॉय का क्या होता है, वो इजीली जलता नहीं है, हाई टेम्परेचर पे भी आसानी से वो बर्न नहीं होता, ऑक्सीडाइज नहीं होता, इसलिए हम एलॉय यूज करते हैं मेटल के जगह पे, और मेटल्स में ये फीचर्स नहीं होते हैं। अगला आपका इन इलेक्ट्रिक हीटर हीटिंग एलिमेंट्स ग्लो बट कॉट डजंट। ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है कि जो हीटर होता है उसमें हीटिंग एलिमेंट, जो हीट करने वाला मटेरियल होता है वो ग्लो करता है, मतलब जलता है, बट कॉट डजंट, और जो वायर होता है वो नहीं जलता है। ग्लो मतलब लाइट देना, बट कॉट पर वायर नहीं जलता। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वही रीजन है, रेजिस्टिविटी का ही यहाँ पर भी है। जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो एलॉय से आपका बना रहता है, तो एलॉय में चूंकि ज्यादा रेजिस्टेंस होता है तो वो करंट को रेजिस्ट करता है, तो वो गर्म होकर क्या होता है, ग्लो करने लगता है, लाइट देने लगता है। पर चूंकि कॉट जो है वो आपका कॉपर या एल्यूमिनियम का जनरल वायर मटेरियल से बना होता है, कॉपर एल्यूमिनियम का, तो वो तो मेटल है आपका, उसका कम रेजिस्टेंस होता है, कम रेजिस्टिविटी होता है, वो क्या करता है, उतना ज्यादा करंट को अपोज नहीं करता है, तो वो गर्म कम होता है, इसलिए वो ग्लो भी नहीं करता है। तो इसके आगे का जितने भी टॉपिक्स है वो हम इस चैप्टर के अगले वीडियो में कवर करेंगे। अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़ा है उसका काफी डिटेल्ड और कॉन्सेप्ट वाइज हमने एनालिसिस कर लिया, हर एक पॉइंट्स को हमने हर एक तरह से देखा है। आप भी खुद महसूस कर रहे होंगे कहाँ पर आमतौर पे हम लोग कॉन्सेप्ट को इग्नोर कर देते हैं, जो मैंने कई सारे उन कॉन्सेप्ट्स को इस वीडियो में बताया है पूरे अच्छे से। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना इंपॉर्टेंट होता है, जो हम इग्नोर कर देते हैं वो हमारे थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाने के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, पढ़ाई में इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो और पढ़ने का तरीका भी यही है कि क्वेश्चन करिए, चीज क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन करिए कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसी तरह से पढ़ा जाता है। और सपोर्ट करिए चैनल को ताकि मैं आगे भी आपके लिए यूजफुल कंटेंट लाता रह सकूँ। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भाई या दोस्त हो जिसे लगता है कि ये वीडियो काम का है तो उसे भी भेजें, साथ में मिलकर पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।